हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट 11 का डिस्कशन करेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट है जो फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों। और इस टेस्ट से दोस्तों आपको एग्जाम में आने की संभावना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, 18 और 21 को एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बिना समय गए हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से क्या छटना है दोस्तों? सही कथन छटना है। ठीक है, तो पहला कथन है, जब F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। सही है। दूसरा कथन है, F2 पीढ़ी में लंबाई और बौनेपन का फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। ये भी सही है। तीसरा कथन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए केवल गोल और झुर्रीदार बीज जैसे लक्षण का उपयोग किया। ये गलत है। ठीक है, तो कौन कौन सही है दोस्तों? ये कथन 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा पहला कथन और दूसरा कथन जो है सही है। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो है दोस्तों केवल गोल और झुर्रीदार नहीं, जबकि लंबे और बौने सभी प्रकार के सफ़ेद बैंगनी फूल का भी चयन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। ठीक है, इस ऑप्शन में से असत्य युग्म छांटना है। तो पहला है, पोलज प्रति वर्ष बुआई वाली भूमि को कहते हैं। सही है। तकावी किसानों को अग्रिम ऋण है। ये भी सही है। तीसरा है, पहिकास्त अपने गांव में खेती करने वाले किसान। ये गलत है। चौथा है, नाबूद प्रथा सरकार द्वारा कर मुक्त भूमि कहलाती है। सही है। तो इसका आंसर कौन हो गया? असत्य चुनना सकता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, नीति आयोग की इम्पो हर बीज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से भी सही कथन छांटना है। तो पहला कथन है, यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू की गई। सही है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है। सही है। और आयु वर्ग की 50 महिलाओं के लिए है। सही है। तीसरा कथन है, यह पहल केवल दिल्ली एनसीआर और पंजाब महिलाओं के लक्ष्य तक। गलत है। तो इसका भी आंसर हो गया केवल 1 और 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा कथन जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1963 में के कामराज द्वारा शुरू की गई कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना था। ठीक है, वर्ष याद रखिए 1963 में कामराज योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, उत्तरी भारत के मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। सही है। दूसरा कथन है, तराई बाबर प्रदेश के उत्तर में स्थित दलदली क्षेत्र है। ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो केवल एक सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन में है। तो आपके ऑप्शन यहाँ है बी में। ठीक है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की गई हो। ये तो हिंदी है, इसके आंसर बता देते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, ये आपको याद है? इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द चुनना, ये भी हिंदी है, तो इसका आंसर सही वर्तनी कौन है? सुषुम्ना। सुषुम्ना ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड निश्चय दिया गया है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है, एक तरफ निवेश और टर्नओवर दिया है। ठीक है, तो सूक्ष्म में, तो इसका चलिए मिलाते हैं कौन सा सही है। सूक्ष्म का दिया है निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़, तो सही है। तीसरा लघु उद्यम में 25 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर। सही है। माध्यम है 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ टर्नओवर। ये भी सही है। तो इसके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तीनों का जो दोस्तों सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है? बताइए, कौन सी घटनाएं जो प्रकाश में पाई जाती है? तो इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ये सभी पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सही रूप से संतुलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया जो है सही रूप से संतुलित नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही संतुलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पानी में मिलकर। ठीक है, पानी मिलाएंगे तो कठोर हो जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है बताइए दोस्तों? तो इसका होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, और 2H2O लग जाता है तो जिप्सम बन जाता है। आगे बढ़ता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन रेजियो की किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? बताइए, हेनरी विवियन रेजियो को किसने जो है आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है,
किस वर्ष भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था? तो ये बंद किया गया था 1977 में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के किस जिला को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। तो किस जिला का हुआ है दोस्तों? ये हुआ है बक्सर को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इनमें से किसको जो है सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पू को सम्मानित नहीं किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया है? तो एक डी गुकेश है जो शतरंज से है, हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी से है, प्रवीण कुमार है ये क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, और मनु भाकर तो निशानेबाजी से है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, कोनेरू हम्पू को नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी गलत कथन छांटना है दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभाजन की योजना के तहत दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली का प्रावधान शामिल की गई थी, यह कथन गलत है। बाकी यह द्विराष्ट्रीय धर्म का परिणाम तो सही है। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल प्रांतों का बंटवारा हुआ था, सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, यह भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना किससे संबंधित है? बताइए। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना जो है संबंधित है यहूदियों के जन संहार से। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहूदियों के जन संहार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इनमें से कौन जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। उसका परिणाम क्या क्या है? ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र राज्य बना, यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ, अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? बताइए, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सातवाहन से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वायु पुराण आपके गुप्त वंश से संबंधित है। और मार्कंडेय पुराण जो है इसमें दुर्गा सप्तशती मिलता है मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। टोटल पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल के मानक ग्रंथ जो है मनुस्मृति को बोलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं। ग्रेमी अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो पहला कथन है, संगीत जगत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 67वें ग्रेमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 2025 को किया गया, सही है। दूसरा कथन है, वितरण चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट का पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा, दोनों कथन जो दोस्तों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कितना नंबर हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर। ठीक है, केंद्रीय बजट 25-26 में वित्त मंत्री 6 वर्ष के दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की जिसमें निम्नलिखित में से किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया है? बताइए, किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी अरहर, उड़द और मसूर पर ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कराया था? बताइए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? तो ये करवाए थे 1674 में, याद रखिएगा 1674 में। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, ये सभी याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, और शिवाजी को जय सिंह द्वारा घेर लेने के बाद औरंगजेब के साथ जून 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। और औरंगजेब के कैसे शिवाजी कब फरार हो गए थे ये पूछ लेता है कभी कभी, वो 1666 में फरार हुए थे। ठीक है दोस्तों, और शिवाजी ने पुरंदर के किला को कब जीता था? 1648 में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में आता है? बताइए। तो ये आता है आपके दायां आलिंद में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दायां आलिंद में। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है, सम्मेलन है एक तरफ और दूसरी तरफ वर्ष है। चलिए मिलाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था दोस्तों? 1972 में हुआ था। तो ये दूसरा से मिल गया, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था 1987 में दोस्तों, तो इसको भी मिला दिए। हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 89 में, 1989 में। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल जनवरी करते हैं 1997 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन के कारण ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, और ओजोन परत से संबंधित प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही कथन चयन करना है। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो सही है। दूसरा है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये भी सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर मिलान करने वाला चुंबकीय पदार्थ के प्रकार और चुंबकीय पदार्थ मिलाना है। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है प्रति चुंबकीय पदार्थ है, बताइए। तो इस मिल जाएगा, कैल्शियम जो है प्रति चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों, तो बताइए। सॉरी, तांबा है दोस्तों प्रति चुंबकीय। ठीक है, यहाँ पे तांबा जो है प्रति चुंबकीय है, और अनुचुंबकीय हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, और उसके बाद जो बच गया लौह चुंबकीय, इसमें से निकेल है। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है, अनुच्छेद और विषय मिलाना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में क्या है बताइए। अनुच्छेद 40 किससे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन से। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 50 किससे मिलेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से मिला देंगे। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 में है कारखानों के आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, ये भी मिलान करने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। शेयर बाजार हर संबंधित देश है। ठीक है, तो बताइए डोव जोन्स शेयर बाजार जो है किस देश से संबंधित है, तो ये न्यूयॉर्क से है, यानी यूएसए से। दूसरा से मिल गया। सेजेंस कहाँ का है दोस्तों, तो सेजेंस हो जाएगा आपके चीन का। ठीक है, और निक्की तो जन्म करते हैं, ये जापान का है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो अपना भारत का है। ठीक है, और जान लेते हैं, जैसे टोरंटो कहाँ का है, तो टोरंटो कनाडा का है, वार्सा पोलैंड का है, शंघाई चीन का है, ओस्लो नॉर्वे का है, और नैस्डैक एक पूछता है यूएसए का ही है। ठीक है, नैस्डैक। और ढाका बांग्लादेश का है, वियना ऑस्ट्रिया का है, फ्रैंकफर्ट शेयर बाजार ये जर्मनी का है, शेंजन जो है चीन का है। ठीक है, और सब नाम वाला है तो नाम सब पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रत्येक जिला में एक दीवानी एवं फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी, तो कौन गवर्नर जनरल किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर मिलान करने वाला आ गया, सैन्य प्रशिक्षण संस्थान और स्थान मिलाना है। ठीक है, चलिए इसको भी मिलाते हैं। आपका पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ है, खरगवासला में है। तो ये पहला सही मिल गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है दोस्तों कहाँ है, तो ये है आपके देहरादून में, देहरादून से मिला दिए। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है बताइए, ये है हैदराबाद से मिलेगा। और उसके बाद बन गया इंडियन नेवल एकेडमी जो है कोच्चि में है। ठीक है, तो इसके आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछ लेता है नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछ देगा तो नई दिल्ली में है, और INS शिवाजी लोनावाला में है। बाकी सब तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न मैथ है। ठीक है, तो इसके आंसर तो बता देते हैं। तो इसके आंसर जो है दोस्तों आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 2550। नेक्स्ट है, ये भी मैथ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दर्शन और प्रतिपादक मिलाते हैं। चलिए, तो द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे बताइए, तो द्वैतवाद क्या होगा, माधवाचार्य। ठीक है, तीसरा से मिल जाएगा। उसके बाद द्वैत, ये किसका जाएगा दोस्तों, निम्बर्काचार्य। ठीक है, उसके बाद अचिंत्य भेदभाव, ये किससे मिलेगा, ये जो है चैतन्य महाप्रभु का है। ठीक है, और शुद्धा द्वैतवाद के प्रतिपादक आपके वल्लभाचार्य हो जाएंगे, तब चौथा से मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से पूछेगा कि आपका विशिष्ट द्वैतवाद पूछेगा तो रामानुजाचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब तो देख लिए। और शंकराचार्य ने भारत के 4 भागों पर 4 मठ की स्थापना किए थे। ठीक है, वो कौन कौन है, वेदांत मठ जो श्रृंगेरी दक्षिण भारत में है, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, शारदा मठ द्वारका पश्चिमी भारत में है, और ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम उत्तर भारत में है। ठीक है, ये सभी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार में सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था बताइए। बिहार में सर्वप्रथम चीनी उद्योग जो है कहाँ यह स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपके मढ़ौरा सारण में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा मढ़ौरा सारण में। कब किया गया था, 1904 में स्थापना हुआ था। ठीक है, ईयर भी याद रखिएगा, 1904 में। नेक्स्ट है, बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, और गलत कथन का चयन करना है इसमें से। ठीक है दोस्तों, गलत कथन कौन सा है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला है आपका, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। हाँ, ये तो सही है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है, ये भी सही है।
बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिला में है, ये भी सही है। तो इसके आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई जो है गलत नहीं है दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया, इनमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला में है और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा का है और सबसे कम अरवल का है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंग अनुपात आपके गोपालगंज का हो गया, कितना है दोस्तों गोपालगंज का, 1021 है। ठीक है, और न्यूनतम लिंग अनुपात जो है मुंगेर का है जो 876 है। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात किसका है, किशनगंज का है 971, और न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वैशाली का है 904 है। ठीक है, डेटा भी याद रखिएगा, डेटा भी बोल दे रहे हैं साथ में, ध्यान से सुनिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, शिवहर का है 1880, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है जो 488 का है। ठीक है, और सर्वाधिक शहरीकरण पटना का हुआ है और न्यूनतम शहरीकरण जो है समस्तीपुर एवं बांका का हुआ है 3.5%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए इसमें से असत्य कथन चुनना है। तो इसका पहला कथन है आपका, यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, नहीं, यही जो है दोस्तों गलत कथन हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है, सही है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान अमरावती को मिला है, सही है। तो पहला कथन जो है दोस्तों इसका गलती होगा, तो आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, और ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जो है ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है दोस्तों, तो बताइए ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी हुआ केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग है तो ये बना लीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आप बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये भी रीजनिंग है, ये भी बना सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है, इसको भी आंसर बता देते हैं सिर्फ। इसका आंसर होगा नारंगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में किसको जानते हैं, सेंटोस को जानते हैं, जो कहाँ का है, ब्राज़ील का है। ठीक है, और ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक और निर्यातक देश है, ये भी याद रखिएगा। और सेंटोस बंदरगाह जो है ब्राज़ील के साओ पाउलो में स्थित है, ये भी पूछ देते हैं कभी कभी। और ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है और राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर भी साओ पाउलो ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, बताइए। प्रस्तावना में जो है इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, तो हो जाएगा धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों का उल्लेख है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, और प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मिलान करना है अम्ल और संबंधित पदार्थ से मिलाना। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, बताइए। तो फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी में होता है, तो पहला सही मिल गया। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूना के पानी में। टार्टिक अम्ल होता है आपके किस में, बताइए दोस्तों। तो टार्टिक अम्ल इमली और अंगूर में होता है, तो चौथा से मिल गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किससे मिलेगा दोस्तों, साबुन में होता है, तो साबुन से मिल गया। ठीक है, और पूछ लेता है जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, अमीनो अम्ल प्रोटीन में होता है। अमीनो अम्ल का स्रोत प्रोटीन है। फॉर्मिक अम्ल का स्रोत कौन है, लाल चींटी मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर का है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मनुष्य के उदर में होता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में हो गया। ग्लूटेमिक अम्ल जो किस में होता है, गेहूं में होता है, यही याद रखिएगा, गेहूं वाला। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है। और नींबू में तो जन्म करते हैं, सिट्रिक अम्ल होता है, ऐसे भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर कौन सा युग्म सही सुमिलित है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीनों जो है सही सुमिलित है। ठीक है, तो आघातवर्धनता कहते हैं धातु को पीटने पर उसके पतला होने के गुण को, सही है। धातु के पतले तार के रूप में खींच सकते हैं तो उसको तन्यता बोलते हैं, ये भी सही है। कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने के गुण को ध्वनि कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न होगा 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया था, बताइए कौन सा था गवर्नर जनरल, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, तो बताइए कौन सरकार लगाया है दोस्तों, तो वो लगाया है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
मैथ है तो इसका आंसर बता देते हैं, तो आंसर इसका 8 आएगा। और उसके बाद वाला मैथ का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों बना लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रॉपिक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से गलत कथन छांटना है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज का 2025 संस्करण वर्तमान हिंद महासागर में चल रहा है, सही है। यह ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, ये भी सही है। भारतीय सेना, वायुसेना तथा तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ सभी ऑपरेशन भारतीय नौसेना इकाइयाँ ट्राइपेक्स में भाग लेगी, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। ठीक है, इसका आयोजन जो है अगस्त में नहीं बल्कि मार्च 2025 में हुआ था, 3 महीने की अवधि के लिए हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी बताइए। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका प्योंग है, उत्तर कोरिया का प्योंग। ठीक है, प्रमुख देश का राजधानी पूछ लेता है तो हनोई कहाँ का है दोस्तों? वियतनाम का है। सियोल आपको लोग कमेंट बताइए सियोल कहाँ का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके बाद मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? इसमें मुद्रा पूछा है कि मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो रिंगिट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिंगिट। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से भी पूछ लेता है मुद्रा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन है बताइए? इनमें से कौन जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? तो पहला है नवादा टोली, सही है, ये तो है। दूसरा है दायमाबाद, ये भी है। बुरझुम ये नहीं है, तो इसका आंसर हो गया केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्रमुख कौन कौन सा? जैसे इनाम गांव है हो गया, महाराष्ट्र में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। नवदा टोली ये भी महाराष्ट्र है। नेवासा ये भी महाराष्ट्र है। और बुरझुम जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं बताइए? तो किसको बोलते हैं? लोथल को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन नंबर होगा? 54 नंबर। ठीक है, तो 54 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म की आयु निर्धारण की फॉसिल डेटिंग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए? फॉसिल डेटिंग विधि जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जीवाश्म में उपस्थित किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरामा मिशन के बोर में असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला कथन है, ओरामा मिशन के अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का प्राथमिकता प्रदान किया गया, नहीं, यही कथन जो दोस्तों असत्य है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बाकी तीनों सही है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहाँ इसे सागरमती के नाम से जानते हैं बताइए? कौन सी नदी है जहाँ उसको सागरमती के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर होगा लूनी नदी को। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी लूनी। ठीक है, और लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, और यह पुष्कर के समीप दो धारा में पड़ जाता है। दोनों धारा का नाम है सरस्वती और सागरमती, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन चयन करना है। तो चलिए, पहला कथन है, वत्ताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित होता है, तो ये सही है। भूमध्य रेखा पर वत्ताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है, ये भी सही है। तीसरा है, वत्ताग्र अत्यधिक वहाँ बनते हैं जहाँ वायु राशियों के तापमान में अंतर कम पाया जाता है, ये गलत है। अंतर ज़्यादा होता है तब पर होता है। ठीक है, कम नहीं ज़्यादा। चौथा है, वत्ताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है, सही है। तो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत था। आगे बढ़ते हैं। सूचीवान सूची को मिलाना है, एक तरफ पादप हार्मोन है, एक तरफ कार्य है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो पहला है आपका ऑक्सीन। तो ऑक्सीन क्या करता है दोस्तों? तो ऑक्सीन जो है ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, जड़ की वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? ऑक्सीन करता है। उसके बाद है एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है। एफसीसी अम्ल ये क्या करता है? तो ये आपके पत्तियों और फलों को झड़ने से रोकता है। कौन? एफसीसी अम्ल, याद रखिएगा। और जिब्रेलिन जो है बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे और जान लेते हैं कि ऑक्सीन का क्या क्या काम है। तो ऑक्सीन जो है तने की वृद्धि में सहायक करता है, जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है, बीज जो है फल के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है, एथिलीन तो हो गया पौधे के अनुप्रस्थ लंबाई में वृद्धि करता है, जबकि उर्ध्व लंबाई में वृद्धि को रोकता है। ठीक है, और फलों को भी पकाता है एथिलीन। एफसीसी एसिड पौधे की वृद्धि को रोकता है और बीजों तथा कलिकाओं की सुषुप्ता अवस्था में लाता है, और पौधे से फूलों एवं फलों को गिरने से भी रोकता है एफसीसी अम्ल। ठीक है, जिब्रेलिन्स का काम है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि करता है, बीज रहित फलों का उत्पादन में सहायक होता है, बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 95वां भारत का स्थान है, नहीं ये गलत सुमेलित है, इसमें भारत का स्थान 96 है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप 2025, इसमें भारत का स्थान 132, नहीं ये भारत का स्थान जो है दोस्तों 131 है। ठीक है। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, इसमें भारत का स्थान यहाँ दिया 39वां, तो ये भी गलती है, भारत का स्थान 38 है, याद रखिएगा। आगे है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118 है, ये सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यही जो है सिर्फ सही था। ठीक है, ये याद रखिएगा तीनों को। अगला बार पढ़ते हैं, कथन और कारण वाला है। ठीक है। तो कथन दिया है आपका विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, हाँ ये तो सही है। दूसरा है कारण परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा के 2/3 और न्यूनतम 45 निश्चित है, गलत है। तो यानी पहले कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य, यहाँ 2/3 है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश है तो इसका आंसर बता देते हैं, आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके बाद वाला का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, किसको बताइए। तो ये गठन किया है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। ठीक है। इसका स्थापना जो 2000 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन से शामिल थे, बताइए। वैदिक काल में जो है द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे, तो इसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्युत और सौर ऊर्जा के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, बताइए कौन किया है वो। तो वो किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक क्या है, बताइए दोस्तों। डीप सीक जो चर्चा में था ये क्या है, तो डीप सीक एक चीन द्वारा विकसित एआई है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन द्वारा विकसित एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है। आगे बढ़ते हैं। कौन से जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो कौन से जीव करते हैं, स्वपोषी जीव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वपोषी जीव। ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कितना नंबर होगा दोस्तों, 68 नंबर। ठीक है। उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किस पौधे के संवर्धन में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके सजावटी पौधे के संवर्धन में। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह के परिणाम के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए इसके कथन पढ़ते हैं क्या है। तो पहला है ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई, सही है। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया, ये भी सही है। और तीसरा यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात घटकर 2:1 कर दिया गया, नहीं ये गलत है। और चौथा है भारतीय शासन की देखभाल के लिए भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। और इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया जो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये वहाँ उल्टा दे दिया था, यूरोपीय भारतीय सैनिक 2 और यूरोपीय सैनिक 1, यानी 1:2 देना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, बताइए। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गीत को पूछ देगा तो वो भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, बताइए। सबसे ज़्यादा जो सूर्य के प्रकाश को कौन प्रवर्तित करता है, तो वो हो जाएगा आपका ताजा बर्फ से ढकी भूमि। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय आइंस्टीन वलय खोजा है, तो कौन खोजा है दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें से बताइए कौन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो FCl, Br, I और AT को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन तत्व बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार से जुड़े हैं बताइए। बुल और बियर शब्द जो है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार से। ठीक है, और कौन कौन सा है, मंदरिया भी शेयर बाजार से ही जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर शॉर्ट सेलिंग भी हो गया आपका। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है निर्मला देवी कला क्षेत्र से, ये तो सही है। दूसरा है किशोर कुणाल सामाजिक कार्य, ये गलत है। तीसरा है हेमंत कुमार चिकित्सा, सही है। और चौथा है भीम सिंह भवेश सिविल सेवा, गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4 जो है गलत सुमिलित है। ठीक है, आपके निर्मला देवी जो है कला है, और भीम सिंह भावेश क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हो जाएगा इससे। और उसके बाद एक और कौन गलत है आपका, किशोर कुणाल। तो किशोर कुणाल जो है सिविल सेवा से। ठीक है, उल्टा दे दिया सब दोनों का। तो इसके आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 77 नंबर। अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था बताइए। सबसे भयानक अकाल जो है ये किस समय पड़ा था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1876 से 78 के समय। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1876 से 78। ठीक है, और इस अकाल का अधिकतर प्रभाव जो है मद्रास, बम्बई, मैसूर और पंजाब में पड़ा था, याद रख लीजिएगा। और बंगाल में अकाल के कारण लाखों लोग मारे गए थे, कब, 1943 में, ये भी याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इसमें गलत कथन चयन करना है। तो चलिए, पहला कथन है जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, हाँ सही है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र नहीं मांग सकता है, गलत है। तीसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का निर्माण कार्य करता है, सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और प्रधानमंत्रियों के चयन और उनके विभागों के वितरण के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये जो है 1975 में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, 74-75 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2004 के सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावी हुआ था बताइए। इनमें से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावी हुआ था, वह है कोरोमंडल तट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। ठीक है, आगे है आपका भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। ठीक है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं इसका। पहला कथन है इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया, सही है। इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत को खसरा और रुबेला से पूरी तरह मुक्त करना है, सही है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो गया, तीनों कथन जो है सत्य है। तो देखते हैं कौन ऑप्शन में है। तो आपके ऑप्शन का उतना में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करना है पौधों का नाम और कुल के नाम से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। आलू और बैगन किस कुल में आता है बताइए। तो आता है सोलनेसी कुल में। ठीक है, तरबूज किस कुल में आता है दोस्तों, तो आता है कुकुरबिटेसी में। मूली किस में आता है, तो मूली आ जाएगा क्रूसीफेरी में। और चना आ जाएगा लेगुमिनेसी में। ठीक है, और यहाँ से लेगुमिनेसी में जो है अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, चना, इमली सब उसमें आता है। रूटेसी में नींबू और संतरा आ जाता है। क्रूसीफेरी में कौन कौन सा आता है, मूली, शलजम, सरसों, फूलगोभी सब क्रूसीफेरी में आता है। ठीक है, मालवेसी में आता है कपास, भिंडी, गुड़हल आदि। और सोलनेसी में आलू, बैगन, टमाटर, धतूरा ऐसा आता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी तर्ज पर लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदार किस स्टार्टअप को सौंपा है बताइए। LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने का जिम्मेदार किस पर स्टार्टअप को सौंपा है, तो सौंपा है आपको सर्वम AI को। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सर्वम AI। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या है बताइए। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य कार्य इसका शुक्राणुओं को पोषण और तरल माध्यम प्रदान करना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, तो बताइए। इसके जो पहला कथन पढ़ते हैं, तेलंगाना राज्य का गठन 1 जून 2014 को हुआ था, तो ये गलत है। यहाँ 2 जून होना चाहिए था, ये कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कथन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था, हाँ ये सही है। JVP समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी, तो ये खारिज कर दिया था, ये स्वीकृति नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके आधार आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी, ये भी स्वीकृति नहीं दिए थे। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर भी सही था। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला भारतीय बाइसन महोत्सव आयोजित किया गया बताइए। भारतीय बाइसन महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है,
तो ये हुआ है आपके कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, आंसर हो गया उड़ीसा में। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है अर्थशास्त्र के लिए मिला था। कब मिला था दोस्तों, ये पूछ देगा। तो ये मिला था 1998 में, याद रखिए 1998 में। ठीक है, प्रमुख जान लेते हैं कौन कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो भारतीय है। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिनको 1913 में साहित्य में मिला था। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। ठीक है, भी रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब आते रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए, एकमात्र स्वर्ण पदक कौन जीता? वो जीते हैं मनीष भानवाला। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनीष भानवाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्स किसकी इकाई है? बताइए, लक्स जो है ये किसकी इकाई है दोस्तों? तो लक्स है आपके प्रदीप्ति की इकाई है लक्स। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ताप का केल्विन है, बल का क्या है? न्यूटन है, द्रव्यमान का केजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केपलर का पहला नियम क्या बताता है? बताइए, केपलर का पहला नियम जो है वो क्या बताता है? तो वो बताता है ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केपलर ग्रह का नियम कौन दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, और जो है 3 नियम दिया था, एक है कक्षा का नियम, दूसरा है क्षेत्र का नियम और तीसरा है परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है? बताइए, कोंकण रेलवे जो है किन 2 राज्यों को जोड़ती है दोस्तों? तो ये जोड़ती है आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक को। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र और कर्नाटक को। ठीक है, नेक्स्ट है, 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप के साथ साथ किस अन्य पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसके बाद आपका कितना नंबर आएगा? 92 नंबर। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आते उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? बताइए, तो ये जो है किस रूप में संचित हो जाता है? तो हो जाता है आपके मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और कथन में से सही कथन का चुनना है, आपको सही चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है, यह प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है, शून्यकाल सही है। इसके तहत अविलंबनीय महत्व के विषय पर चर्चा होती है, यह भी सही है। तीसरा, शून्यकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलती है, नहीं, यही गलत है। ठीक है, इसका समझ है 12 से 1 बजे तक है। बाकी आपका आंसर कौन सा हो गया? केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, और प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन है? तारांकित प्रश्न, इसका उत्तर जो है संबंधित मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। और अतारांकित में इसको लिखित रूप में देते हैं उत्तर। और अल्प सूचना प्रश्न जो है किसी लोक महत्व के विषय पर निर्धारित अवधि से अल्प अवधि में प्रश्न पूछना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? मान लीजिए जी का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा दोस्तों? W बराबर mgh लगा देना है। ठीक है, तो mgh लगा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -200 जूल आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ -mgh लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर, डैश की आवृत्ति मनुष्य के श्रव्य में नहीं है। बताइए, कौन सा आवृत्ति जो है मनुष्य के श्रव्य में नहीं है? तो आंसर होगा आपका 22,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22,000 हर्ट्ज। मनुष्य जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 96 नंबर प्रश्न है, सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो है कौन किए थे? आपके किए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, आंसर हो गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति, इसका उद्देश्य क्या था? बताइए, कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा केंद्र एवं राज्य के संबंधों की समीक्षा करना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन है? बताइए, भारतीय संसद का सचिवालय जो है ये किसके अधीन है? तो आंसर होगा सरकार के स्वतंत्र है। ठीक है, किसी का अधीन नहीं है, ये जो है स्वतंत्र है, सचिवालय जो है स्वतंत्र है। नेक्स्ट है 99 नंबर, यूग्लिना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु
मानते हैं क्योंकि यह क्यों मानते हैं उसको जयंती, तो क्योंकि यह जो है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों इस सेट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन है, काकोरी कांड की स्थिति को घटित हुई थी, बताइए काकोरी कांड जो है किस स्थिति घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजा मिली थी और 4 को आजीवन कारावास मिला था। ठीक है, और 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, सभी को जो है फांसी की सजा सुनाया गया था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।